नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे हम जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीएस की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम डेली के डेली 25 क्वेश्चन करते हैं और आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ये बताना होता है कि इन 25 में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। तो अगर आप इस सीरीज़ के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको और वीडियोस के लिंक आई बटन पे मिल जाएंगे, तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके और वीडियोस के जो हमारी सीरीज़ है पूरी की पूरी वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपको कितने आंसर जो है सही किए हैं आपने। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है, क्या डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। कौन सी घटना है जो कि हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। इनमें से ये सभी घटनाएं आपका हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें किसी न किसी तरीके से बताती हैं। हड़प्पा संस्कृति जो पूरा का पूरा जो आपका संस्कृति है इसके अंतर्गत आपके दो स्थान जिसमें कि आपका मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा आ गया, उन दोनों की जो है पूरा जो उत्खनन किया गया था तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ये उत्खनन किया गया था। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में खुदाई की थी, जबकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई की थी। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति इसको पूरा बोला जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो शिलालेखों, टेराकोट मुद्राओं में अंकित लेख और साथ साथ पुरातात्विक खुदाई मतलब जो यहाँ पर हुई है उसके अंतर्गत कैसी नगरीय व्यवस्था थी, उन सब के द्वारा हमको पता चलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद का सबसे पहला जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? आयुर्वेद का। ठीक है, तो आयुर्वेद का उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद में, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो आपका आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का ही उपवेद माना जाता है, लेकिन जो अथर्ववेद है उसमें तमाम औषधियों संबंधित जो जानकारी है वो आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक विचारधारा है वो है किस पे आधारित है, ये हमें बताना है। तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक जो विचारधारा है वो सांख्य नहीं होगा, सांख्य होगा। ठीक है, सांख्य दर्शन पर आधारित है। सबसे प्राचीन जो हमारी जो विचारधारा है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे उनका नाम था महर्षि कपिल। ठीक है, या कपिल मुनि आप बोल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है कि यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। दूसरा कथन है कि यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। तीसरा कथन है कि यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। और चौथा कथन है कि यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी वाला सही नहीं है, यानी कि यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है, बल्कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के कर्तव्यों का उल्लेख है, राजनीति के सिद्धांत स्थापित किए गए हैं और साथ में वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है, लेकिन उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। द प्रिंस मैकियावेली की एक पुस्तक है। इटली के जो है नौकरशाह, इटली के बहुत फेमस राइटर और मतलब बहुत से क्षेत्रों में इन्होंने काम किया था। तो एक सिविल सर्वेंट थे मैकियावेली, ये इटली के थे। तो इन्होंने द प्रिंस नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से मतलब किस पुस्तक के साथ इस द प्रिंस की तुलना की जाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप लोग वीडियो रोक के अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सही आंसर बताने जा रहा हूँ। द प्रिंस की जो तुलना की जाती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है,
आधुनिक टाइम में राजनीतिक शास्त्र का सबसे अच्छा जो पुस्तक माना जाता है वो द प्रिंस को माना जाता है। ठीक है, तो इटली के जो है मैकियावेली इटली के नौकरशाह थे, सिविल सर्वेंट थे, और इन्हीं की पुस्तक है द प्रिंस, और इसकी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया, ये हमको बताना है। सो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो बनाया गया था किसके द्वारा, ऑप्शन ए वाला, यानी कि पल्लव वंश के द्वारा। पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था महाबलीपुरम का मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर थे किसके काल में, गुप्तों के काल में, मौर्यों के काल में, चोलों के काल में, या इनमें से कोई नहीं। आप मुझे बताइए कमेंट करके कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, या कि इनमें से कोई नहीं। भारत का अगर हम इतिहास देखें अपना, तो जो हमारा प्रारंभिक वैदिक काल रहा है उसमें वैदिक काल में ही जो है महिला और पुरुष दोनों को एक समान मतलब अधिकार दिए गए हैं और उनको बराबरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन उसके बाद के जो काल आए उसमें पुरुषों को ही श्रेष्ठ माना गया है, महिलाओं को उतनी बराबरी नहीं दी गई है। फिर जैसे अरब के जो शासक आए उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें से डी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है। ठीक है, तो एक एक करके मिलाते हुए चलते हैं। पहला है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो पांड्य वंश ने बनाई थी, पांड्य शासकों ने बनाई थी, बिल्कुल नहीं। एलोरा की जो गुफाएं थी वो राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। उसके बाद महाबलीपुरम की, जैसे कि हमने इससे पहले अभी बात की थी, मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन करवाया ना मैंने इसी वीडियो में। तो महाबलीपुरम जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव वंश के थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, हमको बताना कौन सा सही है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये पांड्य शासकों ने बनाया था, पांड्य वंश के राजाओं ने बनाया था, तो ये वाला भी गलत हो गया। और डी वाला है कि खजुराहो जो है वो चंदेल शासकों ने बनाया था, तो खजुराहो किसने बनाया था, चंदेल शासकों ने, तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला मिलान जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मोरक्को का होगा यहाँ पर, ये है मोरक्को। ठीक है, ये मोरक्को का निवासी था ना इब्न बतूता, तो हमको बताना है कि ये जो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं इसी सीरीज़ की एक वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अगर 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते तो इसको इतना वो मत किया करिए, जब एक साथ इनको कंबाइन करके मैं बनाऊँगा तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, तो मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, 1333 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया। मराठों को किसने पराजित किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में, मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेज़ों ने, या रोहिल्लों ने, किसने किया था पराजित मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि अफगानों ने। ठीक है, अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके बीच में और साथ में मराठाओं के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, और उस युद्ध में मराठों की जो है हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773, 74, 84 या 93, कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि 1773 में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, 1905 में, 1909 में, 1911 में, या 1920 में। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला। जनरल डायर को किसने मारा था ये आपको बताना है। पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह, या सोहन सिंह जोश। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो प्रमुख एक तरीके से कहें अपराधी जो थे जनरल डायर, ठीक है, उसको मारा था उधम सिंह ने 1940 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। लंदन में जाके जो है गोली मार दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर को उधम सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि 1932 में पूना फैक्ट के हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे।
जो पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष इसमें से कौन थे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो बताइए, हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि घनश्याम दास बिरला ने। ठीक है, घनश्याम दास बिरला ने 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना चाहिए, जो पूना का जो समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। ठीक है, और उसी के बाद हरिजन सेवक संघ बनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सारा या थार? तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, सहारा मरुस्थल पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? किस तरीके की चट्टानों में जो है लौह अयस्क पाया जाता है भारत में, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करिए अपना आंसर, कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी वाला। तो भारत में जो लौह अयस्क है वो धारवाड़ टाइप की जो सैल हैं, धारवाड़ जो चट्टानें हैं उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार, वैसे दूरबीन का जो पहला जो आविष्कार हुआ था जिसके नाम से ये पेटेंट, मतलब दूरबीन का जो नाम है, जो जिन्होंने पेटेंट लिया था दूरबीन के नाम का, वो लिया था हैंस लिपर्सी ने। ठीक है, मतलब इस हैंस लिपर्सी ने सबसे पहले जो है नीदरलैंड के रहने वाले थे, इनके द्वारा दूरबीन बनाया गया था। ठीक है, लेकिन दूरबीन का आविष्कार आप जब भी आप एग्जाम में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये इसी टाइप के ऑप्शन आते हैं और सही होता है गैलीलियो। ठीक है, तो गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई थी वो उस टाइम की मतलब सबसे अच्छी दूरबीन थी वो। ठीक है, जिससे किसी भी वस्तु को जो है 20 गुना बड़ा देखा जा सकता था जब उन्होंने स्टार्टिंग में बनाया था। बाद में भी धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और वो और अच्छा होता चला गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, दूरबीन का आविष्कार जो किया था वो गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पेंसिल का जो लेड होता है, पेंसिल की जो लेड होती है वो किससे बनी होती है, ये हमें यहाँ से बताना है। ग्रेफाइट, चारकोल, लैम्प ब्लैक या कोयला से? तो पेंसिल की जो लेड बनी होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता है? डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो डीएनए में सबसे पहले तो एडेनिन होता है और टायरोसिन होता है कि नहीं होता है, ये टायरोसिन यहाँ पर इसको होल्ड करते हैं। गुआनिन होता है और सिस्टोसिन होता है। तो यहाँ पर से एक नहीं होता है, ये टायरोसिन होता ही नहीं है डीएनए में। ठीक है, तो हमको बताना था कि कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता है। तो जाहिर सी बात है ये तो होता ही नहीं, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये 3 के 3 जो है होते हैं डीएनए के अंतर्गत, डीएनए में हमारे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है कि 1990 में भारत रत्न पदक किस विदेशी को दिया गया? 1990 में भारत रत्न से कौन सम्मानित किए गए थे? तो 1990 में भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारत को जो 1947 में जो पूरी की पूरी सत्ता दे दी गई थी वो कौन सी योजना के तहत दी गई थी? तो ये माउंट बेटन योजना के तहत दी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, माउंट बेटन ने मतलब जो है लास्ट टाइम में भारत को जो सत्ता का जो स्थानांतरण था वो किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता का प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्म विलीनीकरण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। क्वेश्चन नंबर 24वां है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वाला, यानी कि एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल। ठीक है,
तो याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 25वां है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 25 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किस चीज़ के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल होने से पहले ही? तो ये तो सभी को पता होगा, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, महाभियोग ही लगाया जा सकता है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर, तभी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थे हमारे आज की एक छोटी सी जीके सीरीज़ की एक और स्पेशल क्विज़। अगर आप इस सीरीज़ के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सभी के लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।